नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर दोबारा मार खाने के बाद होश में आया ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री बोले भारत के साथ काम करने को हैं तैयार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा भारत, बीएसएफ बंकरों की भी हो रही है किलेबंदी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एलएसी पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को मिल गई है मंजूरी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे दोस्तों, घाटी में चीन पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, सेना ने किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 123 करोड़ की संपत्तियां कर ली गई जब्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, एलएसी पर दोबारा मार खाने के बाद होश में आ गया है ड्रैगन। चीनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले भारत के साथ काम करने को हैं हम तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और चीन की पीएलए ने सीमा पर एक तरफा यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। और ये लगातार दूसरी बार है जब चीन को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीन ने कहा कि वो चीन भारत संबंधों को स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और आगे कहा कि दोनों देशों ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, एक बार मार खाने के बाद तुरंत सुधर गया चीन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा भारत, बीएसएफ बंकरों की भी हो रही है किलेबंदी। जी हाँ दोस्तों, भारत लगातार चीन और पाकिस्तान सीमा पर खुद को मजबूत कर रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीमा पर रक्षा बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार और विकास किया जा रहा है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने भी बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2021 में सैन्य संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना के टैंकों के लिए रैंप बनाने और बीएसएफ के बंकरों को मजबूत करने सहित रक्षा बुनियादी ढांचों में बड़ा सुधार किया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और कुछ नए निर्माण का पहला चरण हाल ही में पूरा किया गया है। पहले चरण के तहत रक्षा विकास कार्य जम्मू में मोर्चे के साथ 26 किलोमीटर की दूरी में किए गए हैं। वहीं इसी इलाके में 33 किलोमीटर की सीमा में एक और काम कराया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एलएसी पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर तैनाती के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है और रविवार को मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों को चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा और ये पहली बार होगा जब बैलिस्टिक मिसाइलों को सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि रॉकेट बलों को बनाने की परियोजना को बढ़ावा मिला है और इसी के साथ लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को एक उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय की बैठक से मंजूरी मिल गई है। और उन्होंने बताया कि मिसाइलों का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाएगा और निकट भविष्य में परिचालन सेवा में शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घाटी में चीन पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, सेना ने कर दिया भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी दोस्तों, भारत का ताज और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान की हमेशा बुरी नज़र बनी रहती है। वो हमेशा ही वहां आतंक फैलाने की फिराक में रहता है, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की सतर्कता और चौकसी उसके मंसूबों पर पानी फेर देती है। लेकिन इसके बावजूद पाक जब तब घाटी को दहलाने की फिराक में रहता है। घाटी को आतंक और दहशत से मुक्त कराने के क्रम में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनीष पुंछ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के हथलंगा सेक्टर में सेना और स्थानीय पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमात इस्लामी के खिलाफ कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 123 करोड़ की संपत्तियां जब्त। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि राज्य जांच एजेंसी यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए पुलवामा, कुलगाम, वडगाम और श्रीनगर जिले में ये कार्रवाई की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश, दोबारा लाउड स्पीकर लगाई तो खैर नहीं, अब एक्शन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर पुनः लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की देर शाम अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जोन, रेंज और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही क्रिसमस के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने और कहीं भी धर्मांतरण की घटना ना हो पाने की हिदायत दी। साथ ही धर्म स्थलों पर दोबारा लगाए जा रहे लाउड स्पीकर को हटाने पर जोर दिया। शुक्रवार की देर रात जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ महीने पूर्व सेहत संवाद के माध्यम से धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए थे। लोगों ने व्यापक जनहित को प्राथमिकता देते हुए स्वतः लाउड स्पीकर हटाए थे और इसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पुनः ये लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। और इसी वर्ष अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ठंड बढ़ाएगी परेशानी, अगले 2 दिन बरतनी होगी विशेष सावधानी, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने क्रिसमस और आगे की छुट्टियों के लिए भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे की संभावना है। और मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिम राज्य के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद टीटीपी के हमले तेज, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए। जी हाँ दोस्तों, संघीय शहबाज शरीफ सरकार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम खत्म होने के बाद से आतंकी समूह ने हमले तेज कर दिए हैं। और इसी बीच सेना की मीडिया विंग ने रविवार को कहा कि टीटीपी ने पिछले 2 दिन में अशांत बलूचिस्तान प्रांत में कई हमले किए हैं और इनमें 6 सुरक्षा कर्मियों की जान गई है और कुछ अन्य घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से त्रस्त होकर भारत आ रहे हैं पाकिस्तानी नागरिक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में शासन प्रशासन की प्रताड़ना के साथ अब महंगाई भी यातना दे रही है और सीमा पार महंगाई की मार इतनी है कि अब कई पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर मेहनत मजदूरी कर पेट पालने भारत का रुख कर रहे हैं। ताजा मामला 1 साल का वीजा लेकर भारत आए 50 पाकिस्तानी नागरिकों का है। ये लोग गुरुवार को अटारी पहुंचे थे और वहां से किराए पर ट्रक लेकर जोधपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ता भटककर बीकानेर के सीमावर्ती प्रतिबंधित क्षेत्र बज्जू पहुंच गए। पाकिस्तान से आए 4 परिवारों के 50 पाकिस्तानी नागरिकों ने बताया कि अब तो पाकिस्तान में महंगाई बेलगाम होती जा रही है। बोले, महंगाई के कारण भूखे मरने से अच्छा है भारत में जाकर मजदूरी कर परिवार का पेट पाल लें। 1 साल का वीजा लेकर यहाँ आ गए, सोचा कि इस दौरान देव दर्शन के साथ मजदूरी भी हो जाएगी और इसके बाद फिर से वीजा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के रूट पर ड्रोन मिलने से हड़कंप, बंद करनी पड़ी सर्विस। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर एक ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रूट को बंद करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और ड्रोन की जांच की और बाद में सेवाएं बहाल की गई। घटना करीब 3 बजे की है। पुलिस ने बताया कि मेट्रो के रूट पर ड्रोन गिरने की सूचना मिली थी। मौके पर ड्रोन की जांच की तो पता चला कि एक दवा कंपनी का ड्रोन है, उससे कुछ दवा के सैंपल भेजे जा रहे थे। कुछ देर के लिए इस रूट पर मेट्रो रोकी गई थी, अब रूट चालू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दवा कंपनी से ड्रोन के बारे में जानकारी ली जा रही है और साथ ही ड्रोन को उड़ाने की परमिशन के बारे में जानकारी ली जाएगी। ड्रोन के रूट पर गिरने से मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट किया है कि सुरक्षा कारणों से जसोला विहार शाहीन बाग से बॉटैनिकल गार्डन के बीच मजेंटा लाइन पर सेवाएं उपलब्ध नहीं है। अन्य सभी लाइनों पर सामान्य सेवाएं हैं। बाद में एक अन्य ट्वीट में जानकारी दी गई कि फिर से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ड्रोन के कारण सेवा रोक दी गई थी, जो कि मेट्रो के ट्रैक पर गिर चुका था। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेता इंद्रेश कुमार का बयान, बोले, लाहौर और कराची के बिना भारत अधूरा। पाकिस्तान
पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए और वैसे लोग जिनका अपने देश की सरजमी पर दम फूलता है और यहाँ रहने में उन्हें बेचैनी का एहसास होता है, उन्हें जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होती है। और दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर लाहौर और कराची के बिना अधूरा है भारत और जल्द इस पर कब्जा हो जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खाने को पैसा नहीं और भारत से पंगा, पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक ने शहबाज शरीफ सरकार को लगा दी फटकार। जी हाँ दोस्तों, भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने बार बार बताया है कि जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं वो वृद्धि को बरकरार नहीं रख पाते हैं। पाकिस्तान सरकार इसके बावजूद आर्थिक हितों को ध्यान में न रखते हुए एक के बाद एक फैसले ले रही है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदरी पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारने की जगह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर संबंधों को और बिगाड़ आए हैं। दोस्तों डॉन न्यूज़ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसी स्थिति में देश को बार बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बिलावल भुट्टो को भी जम के रगड़ा है अपने ही बैंकों ने और कहा है कि भारत से रिश्ते सुधार कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय तुम प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे हो और आर्थिक संकट में पाकिस्तान को डाल रहे हो। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन में कहर बरपा रहा है कोरोना, प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित दिखे, देशवासियों से की खास अपील। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना महामारी की सुनामी चल रही है और हालत यह है कि पिछले 20 दिनों में 25 करोड़ नए केसों ने चीन में कोहराम मचा दिया है। अस्पताल और शमशान फुल हैं और चीन में फैली कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं। साल 2022 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया और साल भर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम ने हेल्थ सेक्टर से लेकर स्वच्छता अभियान और योग समेत कई मुद्दों पर बात की। तो कोरोना पर देशवासियों को स्पेशल नोट देना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि इस बार चूकना ठीक नहीं। वहीं चीन में कोरोना महामारी कहर बरपा रहा है। एक डाटा से जानकारी सामने आई है कि पिछले 20 दिनों में चीन में कोरोना के 25 करोड़ से ज़्यादा नए केस आए हैं और अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के बढ़ते खतरे का गंभीरता से जिक्र किया और उन्होंने देशवासियों से सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और हमें सावधान रहने और मास्क पहनने और हाथ धोने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तवांग में मार खाने के बाद बदल गया है चीन, भारत से अच्छे रिश्तों की दे रहा है दुहाई। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कुछ दिन चीनी आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने अदम्य साहस दिखाया और अचानक हुए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। चीनी सैनिक को न सिर्फ खदेड़ा, उसके नापाक मंसूबों को भी पूरा नहीं होने दिया। तवांग में मुंह की खाने के बाद ड्रैगन के तेवर अब बदल गए हैं। रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर और मजबूत करने के लिए तैयार है और साथ ही हम दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने गिनाई 2022 की उपलब्धियां, कहा भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 की कई सफलताओं में एक सफलता ये भी है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिया और अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात में पीएम ने कहा कि 2022 में 220 करोड़ टीकों के अविश्वसनीय आंकड़े को पार करने का भारत का रिकॉर्ड भी एक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने 2022 की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए भारत ने 2022 में 400 अरब डॉलर के जादुई निर्यात आंकड़े को पार कर लिया है और खेलों में चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत हो, हमारे युवाओं ने जबरदस्त क्षमता दिखाई है। और इन सब के साथ ही मोदी ने कालाजार की चुनौती के बारे में भी बताया और कहा कि निरंतर प्रयासों से कालाजार नाम की बीमारी से अब तेजी से इसका खात्मा हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अभी हाल तक कालाजार का कहर 4 राज्यों के 50 से ज़्यादा जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सीमित है। मुझे यकीन है कि बिहार झारखंड के लोगों की ताकत और जागरूकता कालाजार को खत्म करने के सरकार के प्रयासों में मदद करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में शीतलहर, यूपी में कोल्ड का प्रहार, क्रिसमस पर देश भर के मौसम का ये है हाल। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर का आखिरी
आखिरी हफ्ता चल रहा है और सर्दी पूरे सवाब पर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज से 2 दिन तक शीतलहर चलने वाली है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोल्ड से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है और इससे घना कोहरा रहने की भी संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 25 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। और IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 25 और 26 दिसंबर को शीतलहर चलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपको बताएं कि NCR के कुछ हिस्सों का क्या हाल है तो अगले कुछ दिन कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 2 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। पहला 26 और 27 दिसंबर को होगा और दूसरा 30 दिसंबर के आसपास होगा। लेकिन बारिश के मामले में दिल्ली और NCR सहित उत्तरी मैदानी इलाकों पर इन पश्चिमी विक्षोभों के कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री। दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। हालांकि गुजरात के अधिकांश जिले तापमान में गिरावट का इंतजार कर रहे थे। वहीं अब गुजरात के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, हवा की गति बढ़ने के कारण उत्तर पश्चिम राजस्थान में कोहरे की तीव्रता कम हो सकती है, जिससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ी जनता की कमर। 20 किलो आटे की कीमत पहुंची 2500। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि 20 किलो आटे की कीमत 2500 तक पहुंच गई है और पाकिस्तान के कराची में 1 किलो आटे की कीमत 125 रुपये किलो जा पहुंची है। महंगाई के इस दौरान आम लोगों को इस कीमत पर आटा खरीदने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक कराची में 20 किलोग्राम के आटे की बोरी 2500 में मिल रही है और कराची में 1 किलो आटे का दाम मौजूदा समय में 125 रुपये है, जो कि इस्लामाबाद के कीमतों से लगभग 100% अधिक है। दोस्तों, पाकिस्तान में अंग्रेजी अखबार डॉन आटे की कीमतें पर उसने लिखा कि पिछले हफ्ता कराची, हैदराबाद और कोटा में यहां पर 20 किलो आटे की कीमत 100 रुपये की बढ़ोतरी इसमें देखी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिर वित्तीय आपातकाल का ऐलान करना ही पड़ा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में वर्तमान वित्तीय आपदा और धन की भारी कमी के कारण आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन निर्देशों का क्रियान्वयन प्रत्येक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संगठन एवं वितरण पर अनिवार्य होगा। इसी के साथ गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है और ताज़ा आंकड़े ने ये सब की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी है और इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू कराने की सलाह दे दी है ताकि हालत को और बिगड़ने से रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U-24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी।
खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन, रूस से शुरू होगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच भी रूस भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा और रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि एयरफोर्स के अधिकारियों समेत भारत की एक टीम मिसाइल से जुड़े पार्ट के लिए रूस पहुंचा हुआ था। मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन आपूर्ति की अगले साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी के भीतर करने की योजना है। रूस की ओर से भारत को पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए इनकी तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों के साथ ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित ड्रोनों का मुकाबला हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है।